जोर जुलम की टक्कर में। तो जब आप ट्रेनिंग में आते हो या वीडियो सुनते हो, आपके अनकॉन्शियस माइंड में बातें जो है ना स्टोर होती रहती हैं। अभी तो टीवी की बातें स्टोर हुई रखी हैं हमारे यहाँ दिमाग में, जो टीवी पे, न्यूज़ में, फिल्मों में दिखाया है ना उन्होंने। आज हम जो रिएक्ट कर रहे हैं, हमारी एज के जो बच्चे हैं, वो उनका आप खान पान, वेशभूषा, जो उनका एक काम करने का तरीका है, उनकी जो सोच है, वो क्या चाहते हैं जीवन में, क्या बनना चाहते हैं, वो सब वो है जो जब वो छोटे से लेके और 12वीं तक उन्होंने जो फिल्मों में देखा है कि नहीं है भाई। आप कहीं चले जाओ, हमारे जो दादाजी थे वो धोती कुर्ता पहनते थे, ठीक है। हमारे पिताजी ने नहीं पहना, क्योंकि उस समय फिल्म आ गई थी डॉन, एंग्री यंग मैन की छवि जानते हो ना, अमिताभ बच्चन की, जंजीर। तो उसमें वो बड़ी से पोंछे पैंट देखी ना आपने, वो बेल बॉटम की। अब फिर शुरू हुई है हरियाणा में, पंजाब में, हरियाणा में। ये उस समय चलती थी बेल बॉटम की पैंट, वो वही चल गया फैशन में, पैंट पहननी शुरू कर दी। तो ये हमने इसलिए शुरू कर दी क्योंकि हमको ये नहीं पता था कि हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, जिस आबो हवा में रह रहे हैं, वो वातावरण का कपड़ों के साथ और हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव है। पंजाब में आप जाओगे सब पगड़ी पहनते हैं, उसको वैसे तो हमने धर्म के साथ जोड़ दिया, पर वहाँ आप देखोगे तो गर्मी बहुत होती है, सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्र है, बहुत तेज़ है। तो नियम ये है कि भाई जैसे आप ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट सनलाइट आपको लगेगी तो आपको दिक्कत होगी, तो इससे अच्छा कोई कपड़ा बांध लें। और भारत जो है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत में सब जगह पर कोई ना कोई टोपी, पगड़ी या लपेटने का रिवाज है सर पे। वो रिवाज इसलिए ही है क्योंकि यहाँ धूप बहुत तेज़ होती है, तो आपको डायरेक्ट सनलाइट में ना निकले। आप जैसे ही कुछ कपड़ा बांधोगे, पगड़ी बांधोगे, तो सर पे आपके पसीना आते ही ठंडा हो जाएगा। ज़्यादा ठंड में भी और ज़्यादा गर्मी में भी जो सर पे आपके कपड़ा है, पगड़ी है, टोपी है, वो अलग अलग है। अब आप जाओगे जैसे सऊदी अरब में आप जाओगे तो वहाँ आदमी भी बुर्का पहनता है, देखा होगा ना उनका कपड़ा। भाई रेत के तूफान चलते हैं वहाँ, तो उनको ऐसा कपड़ा पहनना पड़ेगा जिसमें रेत अंदर ना घुस जाए, है ना। और वाइट पहनते हैं वो, क्योंकि सूरज वहाँ भी बहुत तेज है। तो वाइट कलर जो है ना, वो कंडक्टर नहीं है, एब्जॉर्ब करके नहीं रखता हीट को। लेकिन आप यही यूरोप में जाओगे तो वहाँ बुर्खा काला पहनते हैं, काला कोट पहनता है ना, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का, वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको। तो वेशभूषा का संबंध वो आपके शरीर और वातावरण से तय होता है। हम क्या पहनेंगे, फिर इसी से तय होगा कि हम क्या खाएंगे, इसी से तय होगा हमारी दिनचर्या क्या होगी, इसी से तय होगा आगे चल के कि क्या साइंस होगा, क्या टेक्नोलॉजी होगी, हमारे काम करने की मशीन किस तरह की बनेगी। इसी से तय होगा कि हम किस रास्ते पर आगे जाएंगे, हम खेती किस तरीके से करेंगे, वो सब उसी से तय होगा। लेकिन अब हमने क्या किया कि नकल कर ली उधर से, हमारे कुछ लोग वहाँ चले गए, फिर वो पूरा प्रोपेगेंडा अब आपकी समझ में आ रहा है कि नीतियाँ किस तरीके से बनती हैं। ये जो 3 दिन का हम यहाँ प्रोग्राम रखा है, इसका उद्देश्य यही है कि आपका जन जागरण हो जाए, आपकी चेतना तो ऊपर उठे ही उठे, आपको ये समझ में आ जाए कि भाई विज्ञान क्या है और तकनीकी क्या है। जब तक आपको ये अंतर समझ में नहीं आएगा तो फिर आप जो है वही टीवी वाली बात पे, उस पर कोई चर्चा करेगा तो आपको पता लगेगा, आपको लोग कहेंगे तुम तो यार पीछे ले जाना चाहते हो, तब आप उसका उत्तर नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। वो जब आपसे कहेंगे भाई तुम तो वहाँ ले जाना चाहते हो भारत को, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ तो सुई भी नहीं बनती थी, है ना। तो वो अगले व्यक्ति को समझाने के लिए आपको तर्क, तथ्य और प्रमाण, तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें इस बात का भी उत्तर आपको मिल जाएगा कि भाई आप क्यों हमारी नहीं सुनता अगला। आप जैसे ही उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाए, और ख़ास करके जो युवा वर्ग है उसका, हाँ अगला अगर मूढ़मती है वो बात अलग है, भाई उसने ठान लिया है, मतलब उसको अपनी ही सुनानी है, वो अपने ही किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, उसकी विचारधारा उसके अंदर इतनी ज़्यादा घर कर गई है, उसको आप नहीं निकाल पाओगे।
क्योंकि निकलने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे है। पहले तो वो कचरा निकलेगा, नया अनकॉन्शियस माइंड में फीड होगा, पिछले 20 साल का 30 साल का जो फीड हुआ है वो चुटकी में तो नहीं निकल जाएगा, है ना। और मोर्चे का एक ही नियम है। क्या नियम है? कि अगर आपका आइडिया है तो आप अपने आइडिया को खुद लीड करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा उसको। आप रखो अपनी बात, प्रपोजल दो कि भाई मैं ये काम ऐसे करना चाहता हूँ, तो मोर्चा क्या करेगा कि भाई ठीक है तुम लीड करो, और आपको ही लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा उसके लिए। मोर्चा नहीं करेगा या डॉक्टर साहब नहीं करेंगे कन्विंस, आपको ही कन्विंस करना पड़ेगा भाई ये कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, या ये एजेंडा चलाना चाहते हैं, या इसमें ये सुधार करना चाहते हैं, तो आप करके देखो, अच्छा लगेगा, वो समाज के हित की बात होगी, सच्चाई की बात होगी, तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, है ना। मोर्चा आपके साथ आएगा। किसी को यहाँ जो है संगठन में, परिचय पत्र में, या मेंबर बना के, या प्रधान बना के, या अध्यक्ष बना के तो रखा नहीं है। सब ओपन है, विचारधारा सबके लिए ओपन रखी हुई है कि भाई आप जो है वो कहीं भी जा सकते हो। मोर्चे का काम सिर्फ ये है कि आपको समझ बन जाए, आपको ये पता लग जाए कि आज स्थिति, जिस स्थिति में हम रह रहे हैं वो कितनी भयावह है। हमको तो पता ही नहीं कुछ, भयावह कैसे है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आप अपने आसपास नज़र डालोगे तो आपको भी वो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी कि 1996 में मेरे दादाजी की डेथ हुई, 1996 में। तो यानी कि दादाजी की डेथ हुई तो सारी जिम्मेदारी मेरे पिताजी बड़े हैं उनके ऊपर आ गई। उस समय तक मेरा जन्म हो गया था 91 में, 5 साल का था मैं, 4-5 साल का। तो उनको उस समय तक हमारा जो पानी था, वाटर लेवल जो था वो जो है ना वो ऊपर था 2-4 फीट पे ही। हम लोग वो जो चारा काटने वाला इंजन है उसको लगाते थे, पानी निकाल लेते थे, ठीक है। बीज जो थे हमारे वो देसी थे खेती करने के, नौकरी पे लोग जाते नहीं थे। आपके बहुत से बुजुर्ग होंगे, आप उनसे पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए आते थे लोग ले जाने के लिए, लेकिन नौकरी पे जाते नहीं थे लोग, करते नहीं थे। फिर पशु, एक एक घर में 20-20, 25-25 पशु थे, हमारे यहाँ भी थे। हमारे दादी जी और 4 भाई थे, तो 25-30 पशु रखते थे। एक की ड्यूटी क्या थी? पहले तो सामूहिक चराने वाला होता था, पाली बोलते थे जिसको, वो सारे गांव के पशुओं को चराने ले जाता था और चरा के फिर वापस ले आता था एक ही आदमी। उसको उसका जो मेहनताना था, उसका जो घर की ज़रूरत थी वो गांव वाले पूर्ति कर देते थे। किसी के सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा आता था। कितना बेहतरीन मैनेजमेंट था। IIM में नहीं सीख सकते आप ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट जो उन्होंने दिखाया था। एक आदमी है, उसकी सारी जिम्मेदारी गांव पूर्ति कर रहा है, उसको कुछ करना नहीं है। ट्रेनिंग ऐसी हो जाती थी क्योंकि सब झुंड में चलते थे ना पशु। वो आता था शाम को, जो जो जहाँ का था वो वहीं चला जाता था पशु अपने आप ही, ऑटोमेटिक ही। एक आदमी तो वो पानी ऊपर, बीज अपना, घर में खुशहाली, सब मिलजुल कर रहते थे, प्रेम था, भाईचारा था, रिश्ते बहुत अच्छे थे, कोई बीमार होता नहीं था। उस समय तक कोई डॉक्टर नहीं आता था, डॉक्टर नहीं थे गांव में। हमको क्या बता दिया कि भाई यहाँ तो चिकित्सा सुविधा ही नहीं है, व्यवस्था नहीं, चिकित्सा सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटी जैसे आर्टिमिस है, फोर्टिस है ना, वो थी नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी हमको। मतलब इतना वो छोड़ के गए। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने प्रकृति को कोई नुकसान नहीं किया। हमारी जो दादाजी वाली पीढ़ी है, उनके पिताजी ने जिस स्तर पे छोड़ा था, उन्होंने कोई बिना बगैर नुकसान किए वैसा ही अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर दिया। अब मेरी पीढ़ी आ गई, मतलब मेरे पिताजी आए, फिर मैं हो गया, मेरी उम्र भी अब 34-35 हो गई। अब मेरा बेटा है, आ गया है आगे, 3 साल 3.5 साल की उम्र है। तो आप ये अंदाज़ा लगाओ, आज मेरे गांव में पानी जो है, क्योंकि मैं गंगा जमुना वाला क्षेत्र है, तो वो 40 फीट पे बोरिंग पानी 60 फीट पे आ जाता है, लेकिन वो पानी ख़राब है, लाल लाल सा है, आप उसको नहीं पी सकते। 150 फीट पे बोरिंग है जो पीने लायक पानी है, जो 150 फीट, मतलब कि 5 फीट से 150 फीट चला गया। अब बीज एक भी नहीं है गांव में देसी, सारा कंपनी का है, हाइब्रिड है। उस बीज को पैदा नहीं कर सकते आप बिना, उसको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा दवाई चाहिए, यूरिया DAP फर्टिलाइज़र उसको चाहिए। हॉस्पिटल, हर घर का खर्चा
100 रुपये मिनिमम है डेली का, हर घर का, किसी का 50 होगा ज़्यादा ज़्यादा। आज भी वही आदमी स्वस्थ है जो हाथ से काम करता है, मेहनत करता है, जिसको हम गरीब कहते हैं, वही लोग स्वस्थ हैं। उन्हीं को नॉर्मल जो है सामान्य प्रसव होता है, वरना सब जितने भी प्रसव हो रहे हैं गांव के अंदर, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, सब उससे हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है वो दवाई जो बच्चा जब गर्भ में आ जाता है 3 महीने के बाद जब हम अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, आप गूगल करके पता कर लेना। मैं कोई भी ऐसी बात आपको नहीं कहूँगा जो अतिशयोक्ति हो, फैक्ट की बात करूँ आपके साथ। जैसे ही आप 3 महीने के बाद वो दवाई लेनी शुरू करते हो, उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट जो है, जो माता को दी जाती है, उसका एक ही साइड इफ़ेक्ट है, आप चेक कर लेना, वो यूट्रस की इलास्टिसिटी को कम कर देती है दवाई। यूट्रस की इलास्टिसिटी को, उसकी जो फैलने सिकुड़ने की क्षमता है, वो दवाई उसको ख़त्म कर देती है, फिर वो ऑपरेशन उनके लिए आसान हो जाता है। हम ट्रेन से आ रहे थे तो एक डॉक्टर थी MBBS लेडीज़, वो बैठ गई, उससे ये सिद्धार्थ भाई अपना बात करने लगा, तो वो उसको थोड़ी समझ थी, वो समझ रही थी कि भाई आर्टिफिशियल रेन होती है, ये ऐसे ऐसे है। तो मैंने उससे बात करी कि भाई ये डॉक्टर जो है वो करते हैं आजकल ज़्यादा, काट देते हैं, सिजेरियन करते हैं। तो उसने कहा बोला जी इसका एक कारण ये है कि पेशेंट ज़्यादा है, डॉक्टर कम है, तो वो 5 मिनट लगती है इसलिए काट देते हैं। अगर हम सामान्य करवाएंगे तो 2 दिन लगते हैं, ठीक है ना। बोला इसलिए हमारी भी मजबूरी है कि हम उसको फट से ब्लेड से काट देते हैं, इसलिए करवाते हैं। तो एक कारण ये है क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है उसके पास, हर आदमी को, जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है ना, उसने तो टीवी में देख लिया है कि भाई डॉक्टर को चेक करवाना है। पहले तो नहीं करवाता था कोई, हमने फिर उसको प्रयोग किया तो कहीं नहीं, हम ले गए डॉक्टर के पास, बच्चा हुआ ऐसे ही हो गया सामान्य। वीर सिंह भाई यहाँ बैठे होंगे, वो आपको बता देंगे, उन्होंने तो अल्ट्रासाउंड तक भी नहीं कराया। 9 महीने 9 दिन का समय है, उसके 1-2 दिन बाद ऊपर नीचे बच्चा अपने आप पोजीशन लेके, बस हाँ थोड़ा सा वो सावधानी रखनी पड़ती है। पहले तो हर गांव का सिस्टम था ना, दाई माँ होती थी, ठीक है नहीं, वो बच्चे को आराम से पैदा करवा देती थी, और वो नाल भी थोड़ी देर में बाद में काटती थी, जबकि वो पूरा ब्लड और वो जो एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, वो करती थी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं रही। तो भाई जब ये सारी स्थिति में हम आ गए हैं, सारा विश्लेषण हमने कर लिया है, ये टेक्नोलॉजी भी देख ली है, इस विज्ञान भी हमने देख लिया है, तो जो आगे पीढ़ी आ रही है उसके लिए बचा क्या है ये बताओ आप। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काम क्यों ज़रूरी है, और हम ही कर सकते हैं उसको, वो उसके पास तो अवसर ही नहीं है करने का। नहीं, ख़त्म है ना अभी तो, अब 150 फीट पानी है, अगले 3 साल में पानी नहीं रहेगा ज़मीन के नीचे, क्योंकि हमारी निकालने की स्पीड बहुत ज़्यादा है और नीचे पानी की नदियाँ नहीं हैं, इसको आप ध्यान रख लेना। जीवन जीने के लिए पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहले पानी चाहिए, क्योंकि पहले जो सिविलाइजेशन बसती थी वो पानी के किनारे ही बसती थी, पानी के बगैर कुछ नहीं है जीवन में। और नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के 10 बड़े शहरों में पानी, भूजल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 2030 तक पानी नहीं रहेगा बहुत जगहों पर, बहुत जगहों पर। अभी भी आप राजस्थान में या उधर जाओगे तो 1500 फीट तक पानी नहीं है। अब जहाँ पानी है वहाँ की स्थिति ये है, पीने लायक नहीं रहा है। मुजफ्फरनगर में तो सीवेज प्लांट वो लग रहा है बड़ा, जो नाले का पानी है उसको साफ़ करके पिलाने की तैयारी चल रही है, अब लग रहा है इस साल से वो काम करना शुरू कर देगा। बीज आपके पास नहीं, जो जिस ट्रैक्टर से आप खेती करते हो वो ट्रैक्टर जो है उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो बिल गेट्स के नाम पे है, पेटेंट, वो आपके पास नहीं, ठीक है। दवाई जितनी भी आप खा रहे हो मेडिकल साइंस के अंदर वो आपकी नहीं है, हमारे पास बचा क्या हुआ है। तो मैं तो इसलिए लगा हुआ हूँ ये सोच के कि जो आने वाली पीढ़ी है भाई उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। भाई ये तो बिल्डिंग से, तो बिल्डिंग में रह के खाना थोड़ी मिल जाएगा। आप बिल्डिंग बना के छोड़ दिया आपने, उसके लिए पैसे से भी खाना नहीं मिलेगा, पैसे से भी नहीं मिलेगा खाना, क्योंकि खेती का एरिया सिकुड़ता जा रहा है, उत्पादन क्षमता खत्म हो रही है ज़मीन की, और बीज वो आपको ऐसा दे देंगे जो पैदा ही नहीं होगा कल को। अमेरिका का आप सर्च कर लेना, पता कर लेना, अमेरिका में बहुत सी ज़मीन जो है ना वो एबंडेंट हो गई है 300 साल के लिए, मतलब 300 साल तक उस पर कोई खेती नहीं हो सकती, वो पूरी तरह जीवाणु उसका ख़त्म हो गया, कम था ही पहले, पूरी तरह एबंडेंट हो गई है। एबंडेंट मतलब कि वो योग्य नहीं रही खेती के लिए। तो आप और हम, या जो बिजनेसमैन है, या जो नेता है, अभिनेता है, जो सोच रहा है कि भाई मेरे पास तो बड़ी गाड़ी है, या मेरे को क्या चिंता है, जो एक स्तर से ऊपर के लोग हैं
वो भी अगले 3-4 साल में धड़ाशायी होने वाले हैं, धड़ाम होने वाले हैं, क्योंकि ये व्यवस्था एकदम से गिरेगी, हाहाकार मचने वाला है, एकदम से गिरना है इसको। जब ये गिरेगी तो उस समय समझ वाले लोग ही इस पर काम कर पाएंगे। जैसे वो भाई साहब अभी बता रहे थे ना महावीर जी, कि भाई पिछले 15 साल से खेती करता हूँ मैं, बैल से खेती करता हूँ मैं, 2 ही एकड़ ज़मीन है, स्वस्थ हूँ, सिर्फ बाहर से क्या लाता हूँ, नमक, नमक के अलावा कुछ नहीं। और हर गांव में पहले यही था, बाहर से नमक के अलावा कुछ नहीं आता था, क्योंकि नमक आपके यहाँ होता नहीं, तो नमक की सप्लाई होती थी, बाकी हम सब पैदा कर लेते थे। लेकिन हमको तो अब 2 फसलों पे लगा दिया है, गेहूँ और धान पे, कृषि विश्वविद्यालय वालों ने। बने तो थे वो इसलिए हमारे टैक्स के पैसे से, बड़ी बड़ी तनख्वाह ले करके, कि भाई वो अच्छी चीज़ हमको बताएंगे। उन्होंने तो बायोडाइवर्सिटी ही ख़त्म कर दी, भूमि की भी। जैसे ही भूमि की ख़त्म हुई, भाई अच्छा एक बात सोच के देखो आप, जब ज़मीन में ही पोषक तत्व नहीं है, तो आप जो भोजन कर रहे हो वो ज़मीन से आ रहा है, आपके अंदर पोषक तत्व कहाँ से आ जाएंगे, है कि नहीं? तो पोषक तत्व है ही नहीं, तो जब पोषक तत्व नहीं है तो आपकी जो उम्र है वो भी घटेगी, बाल भी झड़ेंगे, आइज की जो आई साइट है वो भी कम हो जाएगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड पूरी दुनिया के बाज़ार में भारत में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। जितनी सरसों है ना, वो पिछले सीजन से ही जो है ना पूरी जीएम आ गई है। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ सरकार से, केंद्र सरकार से, कि सरसों के सारे बीज जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिए जाएं। क्योंकि आप तो बाज़ार से भी, आप ना चाहते हुए भी, आप नहीं लगाना चाहते तो भी बाज़ार से तो बीज लाना ही है आपको। बीज आपके पास है ही नहीं है। देसी बीज को लेकर आपको भ्रांति है, फैला दी है कि उससे तो उत्पादन होगा ही नहीं। टेस्ट करने की हमारी हिम्मत नहीं, उतनी हमको बचपन से पढ़ाया ही नहीं गया, अकल हमको दी ही नहीं गई कि हम रिस्क ले सके। ये तो कुछ लोग ऐसे आए, उनके ऊपर परमात्मा की कृपा मानो, आपको उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने नुकसान का डर न होते हुए या नुकसान का झेलते हुए भी वो टेस्ट करके आपके सामने अपने जीवन का अनुभव दे रहे हो। अभी वो आपको बताया ना 15 साल से खेती कर रहा हूं मैं, आपको क्या दिक्कत है भाई? भाई ज़मीन हमारे पास है सब कुछ हमारे पास है। और मैं आपको एक अगली बात बताता हूँ, खेती में आपको बैल चलाने की भी ज़रूरत नहीं है खेती के अंदर, क्योंकि भारत की मिट्टी, ये भारत ही कर सकता है और नहीं कर सकता। आप जाओगे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मिट्टी बहुत कड़क है। मैंने कहा ना, वातावरण नहीं है। मिट्टी कड़क क्यों है? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। जब ठंड बहुत ज़्यादा है तो जो बैक्टीरिया है, जो 20 लाख प्रति ग्राम होना चाहिए एक बैक्टीरिया, वो है नहीं वहाँ। वो करता है मुलायम मिट्टी को, केंचुआ करता है मुलायम मिट्टी को। अब उन्होंने तो सारी स्टडी करी है, केंचुए को भी उन्होंने बदल दिया भारत के, है ना। इंडोजोइक अर्थवॉर्म, भारत का जो केंचुआ है, जो ओरिजिनल केंचुआ जिसको बोलते हैं, जो मिट्टी खाता है, ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, 15 फीट या 30 फीट तक वो ट्रैवल करता है, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। केंचुए की ये क्वालिटी है। तो वो मिट्टी को क्या करता है? पोरस बनाता है, पोर्स को खोल देता है। तो भूमि का जल भी, जो वर्षा का जल है, वो भी संचित होता है। और नीचे के जो माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, सारे वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि मिट्टी के 3 फीट नीचे मिट्टी के अंदर आपको जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर, कॉपर, कोबाल्ट, जितने भी 18 पोषक तत्व होते हैं वो सारे मिट्टी के अंदर हैं। और एक टेक्नोलॉजी एक वैज्ञानिक ने, भारत के ने ईजाद की हुई है, कुछ रेड्डी करके उनका नाम है, कुछ रमन रेड्डी है, नाम भूल रहा हूँ मैं, साउथ के हैं। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी ईजाद की हुई है और विदेश से उनके लोग, विदेश से एक साइंटिस्ट उनके पास आए उसको सीखने के लिए। वो क्या करते हैं कि 3 फीट नीचे से मिट्टी निकाल लेते हैं, 2-4 किलो, उसको ड्रम में भिगो देते हैं, 2 दिन रखते हैं, वो पानी में घुल जाता है माइक्रोन्यूट्रेंट, उसी का स्प्रे करते हैं। ना तो कोई कीट लगता और फसल अच्छी होती है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, पूरा साइंटिफिक आधार है। तो ये उसके नीचे है। लेकिन जो बीज है आपके पास, अगर आप देसी बीज नहीं करोगे, क्योंकि देसी बीज को ट्रीट करते, उसको हाइब्रिड बीज को, और जेनेटिकली मॉडिफाइड तो हो ही नहीं सकता। जैसा वो उन्होंने उसको प्रोसेस किया है वो वैसा ही होगा। जैसे IVF का बच्चा है ना, IVF से जो बच्चा पैदा होता है, उससे आप उसको तो समय समय पर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके जीन को उन्होंने इस तरीके से तैयार कर दिया है। मतलब आपके हाथ में वो कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप जहाँ से बदलाव, क्योंकि अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो वो उससे पहले वो ये चाहते हैं कि आप समझ आने के बाद कुछ कर ही ना पाओ,
इसलिए वो पूरी टोटल कंट्रोल की तैयारी है, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कह रहे हैं हम लोग, आपको कह रहे हैं ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और ये 3 चरणों में चल रहा है। 91 में जो आया, मैंने कहा ना 96 में तो हालात थे ही। एक पंजाब के साथी थे, वो खुद बता रहे थे कि भाई हमारे यहाँ तो एक नल था, हैंडपम्प, उसी से पूरा गाँव पानी भरता था। हमने उसको सोच लिया कि भाई ये तो, हम तो बड़े उसमें रह रहे थे, कष्ट में नहीं रह रहे थे भाई, वो जीवन पद्धति थी हमारी। 36 बिरादरी के लोग बैठते थे। 36 बिरादरी जो है गाँव के अंदर, जो 36 बिरादरी है, बिरादरी नहीं है वो, 36 तरह के काम करने वाले लोग हैं। भाई तेली है, तेल का काम उसको दे दिया कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी तू ट्रांसफ़र कर, उसमें जो सुधार करना है कर, तेरी जिम्मेदारी है, तेल का जितना काम है तू करेगा। पूरा गांव उसका उपभोक्ता है, उसको जो जरूरत है वो गांव पूर्ति कर रहा है। सुनार है, सोने से संबंधित, चांदी से संबंधित जो रुपए की व्यवस्था चलती थी ना, हुंडी और सुनार चलाता था, हर जगह था वो, हर गांव में था कि भाई तू ये पर्ची ले जाना, वहाँ दे देना, तेरा धन वहाँ से ले लेना, है ना। 18 कारीगर की व्यवस्था जानते ही हो उसको, तो उस पर क्या चर्चा करनी। लोहार है, लोहार कितना टेक्निकल था, कितना मेटलर्जी का उसको ज्ञान था। आपको अगर लोहा गलाना हो फैक्ट्री के अंदर तो 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके लिए मशीन चाहिए, बिजली चाहिए, वो वहीं बना देता है। वो छोटी सी भट्टी है उसकी, हाथ से चलाता है, एक पहिया लगा रखा है साइकिल का रिंग, उसी में लोहे को गला देता है। तो उसको हाईटेक कहोगे कि उसको कहोगे? प्रकृति का कोई नुकसान नहीं हुआ, ना तो प्रकृति का नुकसान, ना कहीं आना ना जाना, और अपना काम हो रहा है। तो ऐसी पोर्टेबल भट्टियाँ भारत में चलती थी। मतलब अब वो अगर उसको कहीं जाना है, वहाँ से उखाड़ेगा, कहीं और लगा देगा। फैक्ट्री तो जहाँ इस्टेब्लिश हो गई। तो सबसे ज़्यादा फंक्शनल नॉलेज हमारे समाज के पास रही है। वो कारण रहा है बैक्टीरिया का, सूरज का और मिट्टी का, क्योंकि वातावरण अनुकूलता है, जीवन की सबसे अनुकूलता इसी देश के पास है, इसलिए इसको भारत कहा। भारत मतलब भरण पोषण की यहाँ व्यवस्था है, भरण पोषण की व्यवस्था इसी देश के पास है। उन्होंने तो अपनी मजबूरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर के आए, तब वो आगे बढ़े। नहीं तो फ्रीडम एट मिडनाइट आप किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 1947 में जब भारत, फ्रीडम एट मिडनाइट का मतलब है जब आधी रात को भारत को आज़ादी दी गई, तो अंग्रेज़ों के वहाँ 2-3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे उस समय भी। तो आप सोचोगे कि भाई वो सारा धन तो लूट के ले गए थे, वहाँ क्या दिक्कत है? वो उनके पास नहीं गया था धन, वो कहाँ गया था? आकाओं के पास, क्योंकि अंग्रेज का तो इस्तेमाल किया ना रोथशाइल्ड ने, आर्मी का इस्तेमाल किया सैलरी के ऊपर, उनको तनख्वाह मिलती थी, ठीक है ना। तो ये स्थिति है, आप सबके सामने है। अब विचार हमको करना है, फैसला हमको लेना है कि हम आगे का जीवन या अपनी दिशा धारा क्या तय करेंगे। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप जब यहाँ से पूरा ट्रेनिंग सेशन करने के बाद जाएं तो चिंतन मनन करके कम से कम अपने से शुरुआत कर दें। भाई यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर इतने ही शुरू कर देंगे तो आपके जीवन से प्रेरणा लेकर के आपका पड़ोसी भी प्रेरणा लेगा। अभी उसको डर ये सता रहा है कि भाई अगर मैं ऑर्गेनिक खेती करने लगूँगा तो शायद मेरा उत्पादन ना हो, क्योंकि 2-2 साल की फसल हमने बेच रखी है किसमें? क्योंकि कर्जा ले रखा है, एडवांस चल रहा है 2 साल का, छोटे आदमी से लेकर के सरकारों तक। भारत सरकार भी कर्जे में है, सारी दुनिया की सरकार कर्जे में है। कर्जा पता नहीं किसका है, किसने दे रखा है, और उसने दे रखा है तो उसके पास कहाँ से आया है भाई? पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो 100 ट्रिलियन डॉलर की है पूरी दुनिया की, और दुनिया के ऊपर कर्जा जो है वो कितना है? 300 ट्रिलियन डॉलर का। मतलब कि इस दुनिया को 3 बार बेचें अगर तो कर्जा पूरा हो, ठीक है ना। इसलिए अब ये व्यवस्था नहीं चला सकते वो लोग भी जिन्होंने इस व्यवस्था का निर्माण किया है, तो वो नई व्यवस्था ला रहे हैं, CBDC, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जो आप बता रहे थे ना डॉक्टर साहब की वैक्सीन के अंदर वो नैनो रोबोट्स हैं आपको कंट्रोल करने के लिए, आप उनकी बात मानोगे, ठीक वैसे नहीं चलोगे, तड़ाक ब्लास्ट हो गया, चलो देसी ट्र देसी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्टर्ब कर देंगे, आपकी मौत हो जाएगी, या पागल हो जाओगे, या गुस्सा आ जाएगा, है ना, या बेहोश हो जाओगे। वो वैक्सीन इसलिए नहीं लगी थी कि भाई आपको मारना ही था सबको, ठीक है ना।
बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई वैक्सीन लगी थी, हम बता रहे थे कि मर जाओगे मर जाओगे, मरे तो है नहीं। एक पुलिस वाला जब जनगणना वाले को हमारे साथियों ने विरोध किया तो एक पुलिस वाला पुलिस को लेके आया वो, तो पुलिस वाला उससे बोल रहा है कि अब भाई तू जनगणना का डाटा देने में क्या दिक्कत है तुझे? तो वो उससे बता रहा है कि भाई ये दिक्कत है, सर्वर नहीं है, ये मेरी पर्सनल जानकारी है, मैं क्यों दूँ आपको? तो वो पुलिस वाला कह रहा है भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ लगा तो नहीं रही तुझे वैक्सीन मतलब जानकारी उसको भी है कि वैक्सीन में दिक्कत थी। वो बोल रहा है उसको कि भाई कुछ लगा तो रही नहीं तुमको, और वो बोला कि नहीं भाई वैक्सीन में भी तुम बोल रहे थे, उस समय भी तुमने ज़बरदस्ती करी। पुलिस वाले को बोल रहा है, बोला कि यार हम तो नहीं। पुलिस वाला कह रहा है भाई मैंने भी लगवा रखी 3, मैं तो मरा नहीं। तो एक अपना साथी है बिहार का, वो गया, उसके बच्चा हुआ उसको, क्योंकि बच्चा तो अब हॉस्पिटल में ही होता है, तो हॉस्पिटल में हो गया, सामान्य हो गया। सामान्य होने के बाद वो वैक्सीन लगाते हैं, पहला ही टीका लगाते हैं BCG का। बच्चे को जब पैदा हो जाता है ना तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर वो लगाना होता है, उनका ऐसा मानना है। उसने मना कर दिया डॉक्टर को, बोले मैं नहीं लगवाऊंगा जी आप मेरे को। वो बोले क्यों नहीं लगवाएगा, ये तो कंपलसरी है, मौखिक कंपलसरी है, इसको आप ध्यान रखना। आपको भी बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि ये तो कंपलसरी है, बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनेगा, आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। कोई जियो नहीं है इस तरह का, मतलब कोई आदेश नहीं है, मौखिक रूप से है। ऊपर से उन्होंने मौखिक कह रखा है CMO को कि भाई सबको लगना चाहिए, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सर्व स्वास्थ्य अभियान, जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाया ना WHO की फंडिंग से, ऐसे ही वो चल रहा है कि भाई ये है। तो उसने मना कर दिया। मना करने के बाद वो डॉक्टर उसके साथ वो करने लगा, भाई ऐसे नहीं हो सकता है, तो लगवाना पड़ेगा ये वो। फिर उसने कहा कि भाई ये वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट किताब है, ये देखो इससे इतना इतना नुकसान है, मुझे ये जानकारी हुई है, तो तुम इसको किसी को भी मत लगाओ, इसको तो लगाओ ही मत। तो वो डॉक्टर बोला कि यार क्या बात कर रहे हो तुम, ये फ्रॉड है, ये कहाँ से ले आते हो तुम इस तरह की जानकारी? उसने कहा भाई ठीक है, अगर ये फ्रॉड है तो इसमें जो डाटा दिया हुआ है इसको तुम डिनाई कर दो तर्क तथ्य प्रमाण से। तुम्हारे पास अगर कोई ट्रायल है इस तरह का, या तुमने कोई स्टडी करी हो इस तरह की, वो बता दो। वो बोला कि भाई, और वो बोला नहीं क्योंकि जवाब था नहीं उसके पास। तो फिर उसने कहा कि भाई वैक्सीन जो लगाई थी कोरोना में, तब भी तुम यही बोल रहे थे स्वास्थ्य कर्मी को कि ये सेफ़ है, आपका स्वास्थ्य को ठीक करेगी। तो डॉक्टर बोला कि वो तो ठीक है, मैंने तो लगवा रखी है 3-3, मेरे को तो कुछ हुआ नहीं। तो हमारा साथी बोला, उसको बोला कि 2030 से पहले पहले मर जाओगे तुम। तो वो डर गया फिर डॉक्टर, क्योंकि जब उसने वो टेक्निकल भी बात करी, वो किताब भी दिखाई, और फिर एंड में जब बहस का एंड आया उसने कहा कि 2030 तक, अभी नहीं मरे ना, 2030 तक मर जाओगे। तो वो फिर डर गया वो, क्योंकि जब आदमी को बात अंदर पहुंचती है ना फिर उसको डर लगता है, बोलो हो ये तो गड़बड़ होगी। फिर उसने कहा यार इसको जाने दो, इसको भगाओ, यहाँ से भगाओ इसको, ठीक है ना। तो जब आपके पास सही जानकारी पहुँचेगी और आप जानकारी पर अड़ जाओगे, अड़ने का तरीका ये नहीं है कि आप उसका सर फोड़ दो, बदतमीजी करो। आप बहुत सभ्य तरीके से, पोलाइट भाषा में, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो उससे आप आराम से बात, चाहे DM क्यों ना खड़ा हो सामने, DM से भी बात करो आप, उसको बोलो सर आप पब्लिक सर्वेंट हो, है ना, आपको तनख्वाह मिल रही है, और मैं बिल्कुल, मुझे ये मालूम है कि आप आए हो तो हमारी सेवा सुरक्षा के लिए ही आए हो, लेकिन वो जानकारी आपके पास नहीं है, मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप इस जानकारी को गलत सिद्ध कर दो, मुझे क्या दिक्कत है साहब, है कि नहीं? आप इस जानकारी को गलत सिद्ध कर दो, मैं आपकी बात मान लूँगा। भाई आप तो हुई हमारे लिए। जब आप इस तरीके से बात करोगे, आधे हमारे लोग क्या गलती करते हैं, वो मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद जोश आ जाता है उनमें, हवा भर जाती है ना, तो हम भूल जाते हैं, वो भी तो हमारे में से ही है। अच्छा अब वो जिलाधिकारी है, क्योंकि उसका जो नाम रख दिया है ना, वो रख दिया जिलाधिकारी, तो वो तो अपने को मालिक बने बैठा है। आप कह रहे हो तू नौकर है, तो थोड़ा सा उसको हिंट, उसके अहम को ठेस पहुंचती है, तो उसके अहम को ठेस पहुंचाए बिना हमको उसकी असलियत उसको याद दिलानी है, और उसको तर्क तथ्य प्रमाण बताना है, ऐसे बताना है कि वो आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना कर सके। इस तरीके से हमको बात करनी है ना। आप देखोगे कि आपके जीवन बहुत आसानी से कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता। एक बात और ध्यान रख लेना आप, बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि यार कैसे करूं, बदलाव नहीं होता जी, मेरे जीवन में भी नहीं होता, दूसरों के में भी नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी आपने बात को माना ही नहीं है। जब आप मान लोगे ना पूरी तरीके से, तब आएगा बदलाव। आपको ये क्या है ना, संशय है कहीं ना कहीं, अभी बहुत से लोगों में संशय है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, इस तरह भी हो जाएगा क्या।
तो उसका परिणाम आप सबके सामने है। आप सबके सामने आप यहाँ आए हैं क्योंकि आपको ये लगा है कि हाँ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हुआ था, हमको इसको बदलाव करना है। तो आप यहाँ आए, है ना। और परिणाम क्या आया, आपने देखा होगा कि भारत सरकार जिस HPV वैक्सीन का उद्घाटन लॉन्चिंग प्रधानमंत्री ने बिहार में करी हो, पूरे मीडिया कैंपेन के साथ, सारे मशीनरी होने के बाद, देश में 20 राज्यों में सरकार होने के बाद HPV फेल हो गया। कैसे हो गया भाई? जागरूकता की वजह से। अगर ये अभियान उसी समय रुक जाता ना तो फिर लग जाता ये। अपार ID फेल हो गई, नहीं बनी, लोगों ने विरोध किया, RTI लगाई, एप्लीकेशंस लिखे। और क्योंकि उसमें एक कॉलम है, सरदार जी बैठे हैं यहाँ, ये बैठे हैं, ये बता देंगे, आ जाओ एक बार आप भी। ये रुपए पे भी बहुत अच्छा काम करते हैं अपने। इनके बच्चे को परेशान कर रहा है अपार ID से, स्कूल प्रशासन बनाने को दबाव डाल रहा है, लेकिन ये अड़े रहे। इनको DM के ऑफिस से आ गया धमकी, बनवानी पड़ेगी, एग्ज़ाम में नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये जो जय गुरुदेव वाले मिशन है और अपने राम वृक्ष यादव जी हैं, उस मिशन में इन्होंने काम किया। रुपए को बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। कुछ लोगों को ये लगता है ना कोर्ट में नहीं जीतेंगे, तो ये कोर्ट में भी इन्होंने सेटलमेंट कर लिया। 20-20 हज़ार रुपये में बैंक बोला यार तुम ये कोर्ट से केस वापस करो, 20,000 दो, 10 लाख का ट्रैक्टर है। अब ये बिजली के बिल पे लड़ रहे हैं, ये बोले कि यार वो सेटलमेंट कर लिया, 4-5 केस थे, अब लड़ाई ख़त्म हो गया, अब क्या करें। बोले कि अब बिजली के बिल पे लड़ते हैं हम। तो इनका ये बताएंगे कैसे आपको, थोड़ा इनसे भी हम अनुभव लेंगे। फिर इसके बाद ये 4-5 सवाल स्वास्थ्य से संबंधित है, इसको मैं लूँगा। तब तक डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं जी। किधर क्या बताऊँ? जो आपका था ना अपार ID वाला, अपार ID वाला और थोड़ा लोन का संबंधित कम से। हाँ, अपार ID के लिए बात कर रहे थे, बनवानी पड़ेगी। मेरा नाती था, नातनी थी। ऊपर कर लो, इधर आ जाओ बीच में, हाँ बस ये ऊपर आ जाओ, हाँ ऊपर कर लो थोड़ा सा माइक को। हाँ, तो बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि नहीं बनवानी पड़ेगी, बगैर बनवाने काम नहीं चलेगा। तो मैंने कहा अब कैसे काम चले, तो मैंने इनको फ़ोन लगाया, इनने एक कागज़ डाल दिया, उसको द्वारा मैंने मुख्यमंत्री को, मैंने DM को, और मैंने जो तहसीलदार को, मैंने सब अधिकारियों के लिए उसको दे दिया। देखो ये बहुत ज़रूरी बात है आप सबके लिए। तो वो अपार ID मेरी रुक गई। स्कूल वालों ने मान लिया कि ठीक है ये स्वैच्छिक है और नहीं बनवाएंगे तो कोई बात नहीं। तो मतलब काम चल गया और बच्चे पढ़ रहे हैं और अपार ID नहीं बनी है जी। बड़ा रुपये वाला जो किया, जो रुपये वाला है ना उसका जो किया, हाँ लोन जो केस किए बैंक को। हाँ, तो हमने लोन के ऊपर, हमारे ऊपर लोन था। पहली बात तो ये है कि बाबा जय गुरुदेव ने कहा था चांदी का रुपया था, धोखा हो गया, उसमें मेरे बच्चों का अमन चैन चला गया, सुख शांति चली गई। तो लोग बागों ने उसको पकड़ा और वो खबर हमको भी मिली। हमको मिली तो हमने तुरंत एक ट्रैक्टर उठाया। पैसा नहीं थे घर में, परंतु जुगाड़ सुगाड़ करके और उसको उठा लिया, तुरंत उठा लिया और केस डाल दिया कोर्ट में। हमने 777 मिलीग्राम के हिसाब से वो लगा करके गणित और दे दिया कि भाई इतने पैसा बैठते हैं, आप ले जाओ, बाकी हमारे निकल रहे हैं वो आपको हमें देने ही पड़ेंगे। तो वो पहले तो वो चले गए, ठंडे बस्ते में पड़े रहे। फिर 1 साल के बाद तक कोई खबर नहीं आई। उसके बाद 2 साल हुए। 2 साल बाद एक प्रेमी आए, उनने कही भाई साहब आपने ट्रैक्टर ले लिया। हमने यहाँ ले तो लिया है, तो भाई साहब उसकी किस्त जमा करवा दो। मैंने बेटा किस्त जमा नहीं होगी। कि क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी कि हमारे पैसे और निकल रहे हैं तुम पे। तो बोले, कहने लगे कि भाई ये बताओ कि आपने ट्रैक्टर कितने का ख़रीदा। मैंने कही मैंने 5.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर ख़रीदा था। और आपने जमा कितना किया? हमने कि मैंने 1,30,000 रुपये जमा किए थे। तो भाई साहब वो कहने लगा कि भाई साहब बोलते तुम सही हो, सच्चे आदमी हो, सही बात बोलते हो। मैं तो सोच रहा था कि आप ये कहेंगे हमने इतनी किस्त जमा करी, इतनी किस्त जमा करी, इसलिए हमारे पैसे निकल रहे हैं।
तो आपने जो लिया है वही बता रहे हैं। 1,30,000 रुपया जमा किए थे और 5.5 लाख का ट्रैक्टर था। हमने कि जी साहब, तो कि ये बताओ, मेरी समझ में ये नहीं आता है, 1,30,000 रुपया आपने जमा किया, 5.5 लाख का ट्रैक्टर, आपके पैसा हमारे पे कैसे निकल रहे हैं? मैंने उसको समझाया, मैंने कि हमारे रुपया की वैल्यू 777 मिलीग्राम गोल्ड है, उससे कैलकुलेट करके देखिए हमारे कितने पैसे निकल रहे हैं। तो वो मान गया, उसने कहा निकल तो रहे हैं वास्तव में, पर बात ये है कि हम दे नहीं पाएंगे। उसने कहा निकल रहे हैं आपके पैसे, परंतु हम दे नहीं पाएंगे। तो दे नहीं पाएंगे तो हम भी नहीं दे पाएंगे। जब ऐसे चलता रहा, फिर 6 महीने बाद फिर एक आदमी आया, उसने कहा दादाजी हम पे बहुत प्रेशर है, हमारी नौकरी जा रही है, इसलिए आप ऐसा करिए, आप सेटलमेंट तो कर सकते हैं। हमने कि सेटलमेंट का मतलब क्या है कि राजीनामा। हमने कि राजीनामा कर लें, बताओ कैसे करेंगे? तो कहने लगे कि आप ऐसा करो, कुछ पैसे हमको दे दो तो हम कर लेंगे। वो कितना दे दें? तो बोले कि ऐसा करो, आप 5 लाख का है तो 2.5 लाख रुपया हमको दे दो, हम आपको फ्री कर देंगे। हमने कही लाला ऐसा नहीं होगा, हम आपको अगर आप कहो तो हम आपको 10-25 हज़ार रुपया दे सकते हैं, इसके अलावा हम पे ज़्यादा है नहीं। फिर बात चलती रही। 4-8 दिन बाद हमारा लड़का था, वो डरा हुआ था, वो कह पापा कब तक मरते रहेंगे अपन, ऐसा करो इसको ख़त्म कर देते एक बार। मैंने कहा भाई ऐसी इच्छा है तेरी, वैसे मरने वाला तो कोई है नहीं, सब काम बनेगा अच्छा, परंतु उन्होंने कहा पापा जी मेरी बात को मानो, तुम इसको यहीं ख़त्म कर दो। तो मैंने कहा बता भैया कितने लेगा, सही पैसा बता। बाने कही तो फिर ऐसा करो आप 2 लाख दे दो। फिर बोला 1.5 लाख दे दो। हमने कही 1.5 लाख 1.5 लाख कुछ नहीं, 1 लाख रुपया हम दे सकते हैं आपको। वो भी लड़का ने कह दिया 1 लाख रुपया दे सकते हैं। तो 1 लाख में फिर उसका सेटलमेंट हो गया। जब मेरा सेटलमेंट हुआ तो फिर मेरे हाथों से 20 केस लगे हुए थे, सब में जो बांध थे सब में सेटलमेंट हो गया। किसी का 50,000 में, किसी का कितने का। बैंक थी तो उस पर कम से कम रुपया था 5-6 लाख। तो मैनेजर ने कहा आप दादाजी ऐसा करिए, आप ज़्यादा नहीं, आप 6,000 रुपये दे दीजिए, 6,000 में सेटलमेंट हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है, सब केसों में सेटलमेंट हो गया है, पर मेरी गलती ये रही कि सेटलमेंट नहीं करने चाहिए था, क्योंकि वो लड़ाई थी, उसमें जो आनंद आ रहा था वो आनंद ख़त्म हो गया। फिर हमने दोबारा से, अब हमने बिजली के ऊपर हमने लगा दिया है। बिजली के ऐसे 10 केस हैं, वो इस टाइम पे चल रहे हैं। अब वो आते हैं, दादाजी बिल जमा कराओ। बेटा बिल जमा नहीं होंगे, हमारे पैसा बहुत निकल रहा है आपके पास। तो कई बार आते हैं लोग, बात चले जाते हैं, हम बताते हैं उनको ऐसे ऐसे हमारे पैसे निकल रहे हैं भाई, हम जमा नहीं करेंगे बिल्कुल। तो कम से कम 8 साल हो गए, हमने अभी तक कोई बिल जमा नहीं किया है। ऐसे ही 8-10 केस हैं, उनमें कोई बिल जमा नहीं किया है, और वो मान रहे हैं हमारी बात को और दब भी रहे हैं। एक दिन एक बिजली का अधिकारी आया, 4-5-6 लोगों को लेकर के आया, बोले दादाजी पैसा जमा करो। हमने पैसा नहीं है बेटा। क्यों? हमारे पैसा निकल रहे हैं। ऐसा करो, निकल रहे हैं तो आप लेते रहना, जाओ भाई 2 आदमी जाओ, खम्मा पे चढ़ के कनेक्शन काट दो। हमने कही तू खम्मा पे चढ़े की बात कर रहा हो, तू खेत में पाँव रख दे तो तेरा पाँव नहीं काट दे तो हमसो को कहे वो। तो फिर वो लौट के तुरंत सड़क पे आ गया, कहने लगा दादा बड़े बेकार आदमी हो, एक तो बिल नहीं देते हो और दूसरे हमारे हाथ पैर भी काटते हो। हमने कि वो मिलेगा नहीं आपको, जो हमारा नियम है उस नियम में आ जाइए तो हम कुछ करेंगे, इसके अलावा हम कुछ करने वाले हैं नहीं। तो ये सब है। कोर्ट में जो आपने वकील ने मना कर दिया, जब जज को कैसे समझाया था वो बता दो। केस जब किया जिला मुरैना का केस है,
जिला मुरैना में जब केस लगाया वो भी बिजली का ही था, तो वो मजिस्ट्रेट एक लड़की थी, वो उसको रखे बैठी थी। हमने कही बेटा इसको लगाओ, इसको चालू करो, एक्सेप्ट करो केस को। तो कहने लगी कि दादाजी वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कही बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं किसी अच्छे मास्टर से, तो आप भी लगा लो कहीं पर ट्यूशन, तो समझ में आ जाएगा। तो हंसने लगी दादाजी, अब हम ट्यूशन कहाँ लगाएं, आप ही समझा दो। मैंने कहा हम तो समझा देंगे आपको, परंतु तुम हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो। इस केस में हमने जो भी लगाया इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लो और इसको मान जाओ। पर वो नहीं मान रही थी। फिर उसने कहा ये बताओ दादाजी तुम्हारी कोई भारत सरकार से लड़ाई चल रही है? हमने कही हाँ हाँ बेटा तुमने सही बात परखा, लड़ाई तो है ही। तो लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि हमारा चांदी का रुपया था उसको ले गए जे, वो हमें कागज का थमा दिया है। अब हमारा ये कहना है कि अपना कागज का ले जाओ, हमारा चांदी का दे जाओ, बस ये लड़ाई है। तो फिर कहने लगी कि दादाजी इसमें परेशानी क्या है? हमने कही पूरी परेशानी है इसमें। ये बताओ कि 1 रुपया चल रहा है चांदी का, वो भी 1 रुपया है, और दूसरा रुपया जो चल रहा है वो एक लोहे का है बड़ा सा, वो भी 1 रुपया है। उसके बाद में 1 रुपया स्टील का चल रहा है, वो भी 1 रुपया है। 1 रुपया ऐसा चल रहा है कि बहनें बिटियाँ उसकी बिंदी लगाती हैं, बिल्कुल छोटा सा चल रहा है, तो वो भी 1 रुपया है। तो भाई साहब इसमें असली रुपया कौन सा है ये तो बताएं आप। तो वो कहने लगे कि असली रुपया देख के 100 रुपयन में, और उनने कहा कि असली वाला तो ये है, वो चांदी वाला उठा लिया। तो हमने कही ये सुनार की दुकान पे जब जाओगे तो इसको ऐसे करके फेंक दोगे तो ये 900 रुपये का बिक जाएगा उस समय, अब तो ज़्यादा है। हाँ, और ये आपका कितने का, कितने में जाएगा जी? कोई लेमन जूस की गोली नहीं देता इसकी। तो वह कहने लगे हाँ दादाजी बात तो सही है। हमने कि बताइए इतना बड़ा कानून बनाया है कि कोई रुपया को छेड़ेगा उसको आजीवन कारावास हो जाएगा, ऊपर से 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। बताइए चांदी का रुपया था, लोहा का रुपया बना दिया, बताइए कूटकरण हुआ कि नहीं हुआ? तो जज साहब कह रहे हाँ कूटकरण तो हुआ है। तो मैंने कूटकरण हुआ है, फिर उसके बाद में ये रुपया बनाया, फिर ये बनाया, ये बनाया, फिर कागज का बना दिया, कूटकरण हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ कूटकरण तो हुआ है। तो फिर वही बात है, कूटकरण क्यों कर रहे हो? हमारे रुपया को या तो मान लो सही। तो वो कहने लगा मैं मना नहीं कर रहा हूँ दादाजी, मैं आपको केस को ले लेता हूँ। तो मैंने कहा ले लो फिर। तो उसने वो केस को ले लिया। तो ये सब है, कहानी तो बहुत है, कई केस हैं, कई जगह गए, कई जगह बातचीत हुई। बहुत धन्यवाद। तो इससे इनको इसलिए बुलाया यहाँ कि बहुत से साथी हैं, कल हम बात कर रहे थे, हम और सिसोदिया जी थे, क्योंकि ये सारा अपना जो रुपये वाला मामला है वो सिसोदिया जी देखते हैं, उस पर जो कार्रवाई करनी होती है, क्या करनी है, केस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हर केस अलग अलग है। तो कल हम रात बैठे थे, एक राजस्थान के बाबूजी आए हुए हैं, वो बता रहे थे कि भाई हमने यहाँ मैसेज किया, वहाँ किया, हमारा आवेदन का वो आ गया, लेकिन जानकारी नहीं थी। तो 15 लाख रुपए का लोन लिया था, वो भी किसान क्रेडिट कार्ड, वो 60 लाख हमको भरने पड़े, 4 गुना। किसमें? किसान क्रेडिट कार्ड में। जबकि किसान क्रेडिट कार्ड तो एक ऐसी स्कीम है जिसको आप बराबर में भी भर, मतलब 15 है ना, तो 10 में वो अपने आप ही भरवा लेते हैं, 10 में 15 में, उनसे 4 गुना लिया। क्यों? क्योंकि बैंक जो है ना वो ये आसपास उसके एजेंट होते हैं, गांव में बैंकों के दलाल होते हैं, तो वो पता करवा लेता है ये आदमी किस तरह का है, कितनी जानकारी है इसको, ठीक है ना, तब वो आपके ऊपर फिर भेजेगा, बोले अच्छा ये तो डरपोक है, इसे कुछ नहीं मालूम है, तो इसको वो रगड़ देता है, फिर वो नहीं झुकेगा, आपको दबा देगा।
लेकिन यहाँ बाबूजी को क्या था, क्योंकि इनको स्ट्रॉन्ग बिलीफ था इस बात के ऊपर कि रुपया जो है वो 11.664 ग्राम 1 तोला शुद्ध चांदी है। क्यों? क्योंकि ये उस आंदोलन में रहे हैं। जब बाबा जय गुरुदेव ने इस विषय को सबसे पहले उठाया था 1971 में, जब नहीं, और फिर आंदोलन किया दिल्ली के अंदर, क्योंकि 1968 में ही वो जो रुपया है ना, नोट है कागज़ का, उसके ऊपर वो वचन खंड बदला था गवर्नर ने, और उस समय तक प्राइवेट था आरबीआई। मतलब प्राइवेट का मतलब ये कि पूरी तरह स्वायत्त संस्था थी आरबीआई, उसको कोई मिनिस्ट्री, कोई सरकार डायरेक्ट नहीं कर सकती थी, निर्देश नहीं दे सकती थी। फिर जब उन्होंने आंदोलन किया दिल्ली के अंदर, बाबा जय गुरुदेव ने, लाखों लोग आए और वो जेल में गए। इंदिरा गांधी उनसे मिलने, वो प्रधानमंत्री थी उस समय, वो उनसे मिलने के लिए आई। मिलने के बाद उस समय फिर राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी ने, एक बोर्ड बनाया, और अब वित्त मंत्रालय का हस्तक्षेप होता है आरबीआई के अंदर। ये उस समय हुआ। और उस समय जो लोग जेल में गए थे, आप पूछ लेना बाबा जी से और पता कर लेना, उस समय जो लोग उस आंदोलन को करने के लिए जेल में गए थे, उनको आज भी पेंशन मिलती है भारत सरकार की 18,000 रुपये महीना। क्यों मिलती है भाई? अगर वो रुपये का आंदोलन फेक था, फ्रॉड था, प्रोपेगेंडा था, हम झूठ बोल रहे हैं, तो उनको पेंशन क्यों दे रही है भारत सरकार? बहुत से लोगों को मिलती है उनमें से पेंशन जो जेल में गए थे उस आंदोलन को करने के लिए। तो ये क्योंकि हम विषय को समझते नहीं, और हमको सिर्फ लालच इतना ही है कि मेरा घर बच जाए, मेरी गाड़ी का लोन है, मेरी उसका लोन है, वो कहीं कुछ तरीके से सेटल हो जाए। कुछ लोगों ने लिखा था, सवाल पूछा हुआ है कि भाई किसी को एनओसी मिली कि नहीं मिली। अरे अगर एक को एनओसी मिल गई तो सबको देनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एनओसी कैसे दे देंगे? एनओसी नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि ये लड़ाई है, सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिद्धांत है, इसमें ठगी हो गई है। और चूंकि ठगी जो है वो इतने स्लो प्रोसेस में हुई है, 1882 से 1934 में आरबीआई आया, 1882 में पेपर करेंसी एक्ट आया। पेपर करेंसी मतलब कि कागज़ के नोट प्रचलन में आ गए। वो बोले आपका सोना या चांदी के जो रुपया है, क्योंकि 10 रुपये का था ना, सिचोदिया जी ने कल आपको बताया, 15 रुपये कर दिया। 33% की उत्पादन की लूट हो गई पूरे देश की। जब फिर आंदोलन हुआ तो उन्होंने कहा कि अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, अब इसमें रुपये में कोई कूटकरण नहीं कर पाएगा। तभी उन्होंने वो कानून बनाया। तो 34 आ गया, 50-52 साल हो गए। 50-52 साल में लोगों को तो यही लग गया ना कि भाई कागज़ का ही नोट होता है, यही रुपया होता है। अब आप 1934 से 70, 120 और 25, 155-60 साल हो गए 1882 से अब तक। तो 155-60 साल में जब आप कागज़ ही इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक बैंक में मैनेजर मेरा दोस्त था, अब तो उसने नौकरी छोड़ दी। तो वो मेरे को बोला, जब मैं इस विषय पे उससे बात करी, तो वो बोला कि तुमने जमा किया था क्या, सोना चांदी तुम मांग रहे हो? मैंने कहा था मैंने तो जमा नहीं किया, लेकिन जब भाई वो ये कहते हैं कि मगर मेरे दादा परदादा ने जमा किया था भाई। जब 2011 में वो ये कह रहे हैं कि भाई पेपर करेंसी कोइनीज एक्ट आ गया 2011 में नया, और 2011 के कोइनीज एक्ट में रुपये की मानक के बारे में कोई जिक्र नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ। इसको ध्यान से सुनना आप बात को, कि 2011 के कोइनीज एक्ट में रुपये के मानक का कोई जिक्र है ही नहीं। तो बोले कि फिर तुम कैसे मांग रहे हो? तो मैंने कहा चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात कि कोइनीज एक्ट 2011 में रुपये के मानक का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब अगर 1 जनवरी 2011 को कोइनीज एक्ट आया है, तो 31 दिसंबर 2010 तक मानक था, ठीक है कि नहीं भाई? ये तो था उस समय तक, यानी कि 1906 कोइनीज एक्ट लागू था, और उसमें रुपये के मानक का जिक्र है कि रुपया जो है वो 15 रुपये बराबर एक मोहर, 15 रुपये बराबर एक मोहर है, उसमें स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। तो मैं कहा वो था? बोले हाँ था। तो जब 1 जनवरी को तुम लाए हो कानून, तो उस समय से जो पहले नोट चल रहे थे उनके बदले जो सोना था तुमने वापस दिया क्या पब्लिक को? भाई उनके उस नोट के पीछे तो सोना था, वो पहले तुम वापस करते, जब लोगों के पास वो जमा हो जाता वापस, फिर लोग बताते कि भाई तुम कागज़ का चलाओ कि किसका चलाओ। ये तो लूट हो गई ना। तुमने मुझसे तो दिया गिलास सोने का, और जब तुम्हारे बच्चे आए उस गिलास को मांगने के लिए मेरे से, मैंने कहा ले जाओ तुम यार लोहे का गिलास। अन्याय हुआ ना, है कि नहीं है?
तो ये सिद्धांत को जब आप नहीं समझोगे, जब तक आपको समझना पड़ेगा ये, जैसे ही आपकी समझ में आ जाएगा फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो इन्होंने लड़ाई लड़ी, चीज़ें आसान है बिल्कुल, हलवा है नहीं। हम क्या चाहते हैं कि बनी बनाई खीर मिल जाए हमको, और खा ले, मीठा भी ना डालना पड़े अपने से उसमें। ऐसी आदत बना रखी है हमने इस व्यवस्था के कारण, पढ़ाई के कारण, और हमारी जो है ना रिस्क लेने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। हम डरते इतने हैं, डरपोक हो गए हैं हिंदुस्तान का आदमी। अरे इतनी बेहतरीन आबो हवा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ यहाँ है, पानी है, मिट्टी है, हवा है, लोग है, परिवार है, फिर भी डरते हैं हम लोग। क्या होगा जी, कैसे होगा जी? ठीक है कि नहीं? जिस भारत को दुनिया को रास्ता दिखाना था वो खुद अंधेरे में डूबा हुआ है। भाई परमात्मा क्या कर सकता है? परमात्मा ने अपना पूरा वैभव इस देश के ऊपर लुटा दिया है। जिस झारखंड को हम सबसे गरीब राज्य कहते हैं, वो 17 देशों को खरीदने की ताकत है उसके पास, यूरोप के। इतना खनिज उसकी मिट्टी में है, जमीन के नीचे है। अभी कह रहे हैं कि सोने की कमी पड़ रही है। सोना उधर सिंगरौली में सोना निकल रहा है, मध्य प्रदेश में। प्रोफेसर साहब आपको बता रहे थे कि 58% संसाधन, आप 33% संसाधन में 40 में इस्तेमाल कर रहे हो, 58 नहीं। इस देश के और दुनिया के पूरे संसाधन मात्र 21 लोगों के पास है। 99% संसाधनों पर कब्जा 21 लोगों का है बस। ये सब सब्सिडरी कंपनी है उनकी, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये जो है ना सब्सिडरी है। कल बताया ना 1270 लाख करोड़ है ब्लैक रॉक वैनगार्ड का एनुअल बजट, और भारत सरकार का बजट 50 लाख करोड़ है। उस 50 लाख करोड़ के खर्चे करने के लिए भी जो है ना टैक्स कलेक्शन वो 40 लाख करोड़ का ही है। 10 लाख करोड़ का लोन लेना है, लोन लेने से पहले ब्याज देना पड़ेगा पिछला, तो आधे से ज़्यादा बजट जो है ना वो ब्याज देने में चला जाता है। और 90% जो भारत का बजट है वो नॉन एक्सपेंडिचर है, सॉरी अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर पे खर्च होता है। बजट जब बनता है तो उसमें पहले योजना बनती है कि पहले प्लान एक्सपेंडिचर है, प्लान एक्सपेंडिचर है जिसमें विकास की योजनाएं आती हैं, उसमें 10% है। अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या है? उसमें सैलरी है अधिकारियों की, नेताओं के खर्चे हैं, 8000 करोड़ का प्रधानमंत्री का विमान है, तो वो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर में आता है। एसपीजी की सुरक्षा, ये तो भारत सरकार का जो बजट है उसमें से 90% तो उसी में चला जाता है दोस्तों। तो भी सारा विकास किस पे हुआ है? ये सब कर्जे पे बना हुआ है, सब कर्जे पे बना हुआ है टोटल। क्योंकि ये बजट जो है ना, बजट का प्रारूप अंग्रेजों ने शुरू किया था। जब अंग्रेजों ने यहाँ बनाया 1910 में बजट, क्योंकि उनको तो मौज मस्ती करनी थी, उनको पब्लिक से कोई मतलब था नहीं, तो वो 90% से ज़्यादा खर्चा अपने ऊपर करते थे। ऐशो आराम, 350 का जो घर है ना वो कमरे का, राष्ट्रपति का, उसमें वाइस रॉय रहता था। तो जब हमारा आदमी वहाँ पहुँचा तो उसने भी बोला तुम भी ऐश करो, पब्लिक तो बेवकूफ़ है, ठीक है ना। तो इस पूरी व्यवस्था को अगर उलट करना है, भाई देखो आज यहाँ इतने वो लगे हुए हैं माइक, इतने लोग वीडियो बना रहे हैं, तो एक बार, क्योंकि हमको खुद अपना मीडिया बनना पड़ेगा, मीडिया इन बातों को दिखाएगा नहीं। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, प्रोफेसर में, सिलेबस में ये चीज़ें आ नहीं सकती हैं, तो हमको खुद अपना मीडिया बनना है, खुद हमको वकील बनना है, खुद हमको अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा, है ना, खुद हमको खेती किसानी वाला बनना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हमको ही करनी है। इसलिए ये अभियान है कि भाई जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो या जिसमें जो रुचि हो वो आगे बढ़े। उसमें कहीं दिक्कत हो तो इतने सारे लोग हैं, वो इस दिक्कत को हल करेगा। एक दूसरे से ऊर्जा ले लो, कोई दिक्कत आ रही है एक दूसरे की मदद कर दो। ये मत हो कि भाई पूरा डिपेंड हो जाओ आपकी, भाई यही कर देगा सब कुछ, जनता सरकार मोर्चा ही सब कुछ कर देगा। नहीं, आप अपने को पहले मानो, क्योंकि जब हम मान लेते हैं, भारत के आदमी की एक खासियत और है, जब हम मान लेते हैं तो ठान लेते हैं फिर, ठीक है ना। तो आप मान लो बात को, जिस दिन आप मान लोगे फिर दादाजी वाली स्थिति में आप आ जाओगे, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही बिजली का बिल है, बिजली के बिल में भी उसी तरीके से क्वेश्चन पूछना है आपको। मान लो आपका 1 लाख का बिजली का बिल है, आप उसको बोलो कि भाई किस में जमा करूं, मैं तो भारत के वैध रुपये में जमा करूँगा। कोई अधिकारी, नेता, मंत्री या कोई भी जज ये नहीं कह सकता कि तुम वैध रुपये में जमा ना करो। वैध रुपये के हिसाब से जमा कर देंगे, भाई ये रहा तुम्हारा, बात खत्म। अब वो बोलेगा वैध रुपया क्या है, ये रहा भाई पढ़ ले, ये है वैध रुपया, वो तो फिर बहस का विषय आ गया ना। तो ये है। अब एक और मैं आपको टेक्निकल बात बता देता हूँ इसमें, रुपए वाले में।
एक वकील से बात कर रहे थे हम, तो उसको मैंने कहा एक बात कि भाई अच्छा, उसकी समझ में नहीं आई ये बात 1906 फलाना कोइनेज एक्ट स्टैंडर्ड। तो मैंने उसको कहा ठीक है 1947 में आज़ाद हुआ 15 अगस्त को भारत। मैं कहा वो बोला हाँ ठीक। मैं कहा उससे पहले अंग्रेज़ों की सरकार थी? हाँ थी जी। तो मैं कहा 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे भारत आज़ाद हुआ, तो 11 अगस्त 1947 रात को 11:55 पर अंग्रेज़ों का रुपया भारत में चल रहा था, ठीक है। तो मैं कहा उस रुपये में, वो मेरे पास था उस समय 1940 से जो 47 तक है ना, उसमें 40% ही है चांदी की मात्रा। तो मैं कहा उस रुपये में जो है, उस समय 500 रुपये का चलता था वो, आज तो चांदी का रेट बढ़ गया तो ज़्यादा का है। तो मैं कहा उस रुपये में तो आ रही है 500 टॉफ़ी, और ये जो रुपया है तुम्हारा 15 अगस्त 1947 को 15 को 5 मिनट का अंतर है ना, इसमें आ रही है 1 टॉफ़ी। ये साला कौन सा चमत्कार हुआ, जादू हुआ? ये इसका उत्तर दे दो तुम मुझे भाई, इसमें कौन सा जादू हो गया 5 मिनट में? वो 500 की जो कैपेसिटी है उसकी परचेजिंग, वो कहाँ गायब हो गई? क्यों वो गायब वहाँ हो गई दोस्तों? क्योंकि 3744 करोड़ रुपए, रुपया क्या है? क्या है? 777 मिलीग्राम गोल्ड, मतलब 15 इंटू 1 से जब आप रेशो निकालोगे तो 777 आ जाएगा, अगर सोने में नापना है। वैसे तो चांदी का है रुपया। तो वो अंग्रेज ले गए उसको जिस दिन आज़ादी आई, 3744 करोड़ मोहर के रूप में ले गए वो उसको। उन्होंने कहा भाई तुम अपना चला लो, अब ये हमारा है रानी का, इसको हमें दे दो। तो आरबीआई का एक नियम उन्होंने बना रखा था, आज भी है, कि जो 90% जो जमा था लोगों का धन, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखते थे उसको। बैंक ऑफ BIS जो है ना, बैंक ऑफ सेटलमेंट इंग्लैंड के अंदर, वहाँ रखते थे वो वहीं का वहीं रह गया। और यहाँ तुम अपना कागज़ लोहा निकल में खेल लो। तो भाई क्यों आज तक कोई अर्थशास्त्री ने इस पर बात नहीं करी? ये डाटा जो है ना अंग्रेजों का ही है निकाला हुआ, क्योंकि हमारे आदमी को इतनी अकल नहीं है कि वो रिसर्च कर ले। उसको तो पूछोगे ना आप किसी से, वो जो नौकरी करनी है जी साहब, मैं क्यों पचड़े में पढ़ूँ? मौलिक काम नहीं हुआ है इस देश के अंदर, मौलिक चिंतन नहीं हुआ है। तो हम यहाँ जो कर रहे हैं 3 दिन में, वो मौलिक चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं, मौलिक बात, सिद्धांत की बात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से जब आप जाओगे अब आप अपने जीवन में बदलाव लाना और देखना कि क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए। अब जैसे सवाल आया है, अरे ये भी अच्छा, ये सवाल आया है भाई साहब का कि बैंक जो आम किसान की ज़मीन बंधक किसान क्रेडिट काम पर रख रखी है, उन्हें कैसे मुक्त कराया जाए, क्योंकि आम गरीब किसान ऋण नहीं दे पा रहा है। मिल गया उत्तर कि नहीं मिला? है ना? बस ठीक है। वकील की हमें क्यों ज़रूरत है? क्यों ना हम ऐसा सिस्टम बनाएं जो सीधा फरियादी की बात समझता हो। बिल्कुल भाई, सिस्टम तो बना ही लेंगे हम, उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस व्यवस्था से लड़ना है, तो उस व्यवस्था की समझ आपको होनी चाहिए, और उसके दांवपेच और हथियार आपको यूज़ करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे। यदि कोई आदमी आपके साथ फुल टाइम कार्य करना चाहता है, तो आपके पास क्या प्रारूप है? क्योंकि कोई और संस्थान ऐसा नहीं बचे हैं जहाँ से धर्म के अनुसार सत्यता को धनोपार्जन किया जा सके। यहाँ कोई प्रारूप नहीं है भाई, फुल टाइम करना है। डॉक्टर साहब ने कहा है हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपना खर्चा खुद उठा के समाज का काम कर सकें, क्योंकि हमने इसको ऐसा बनाया नहीं है कि किसी से दान लेना है और भर्ती करनी है किसी की। आप जहाँ हो आपको वहीं काम करना है, और अपना रोज़गार की व्यवस्था करनी है, स्वरोजगार की। ठीक है ना? जब कांग्रेस बनी थी तो उसमें तनख्वाह मिलती थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जीवन यापन करने के लिए, और जो किराए का आदमी है वो क्रांति नहीं कर सकता, उसको तो तनख्वाह पे काम करना है, नौकरी करनी है जी उसको। तो वर्ल्ड बैंक के पास जो गिरवी है उसका प्रमाण कहाँ से मिलेगा? आप निकाल लो, RTI लगा लो भारत सरकार से कि भाई तुम ये जो लोन ले रहे हो किस आधार पे ले रहे हो, RTI लगा लो, पूछ लो अपने जिलाधिकारी से, उससे